हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द मेंटर फैक्ट्री में। और मैं विरल तिवारी आपके सामने एक बार लेके हाजिर हूँ इकोनॉमी की क्लास। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि भाई रेगुलर बेसिस पे क्लासेस आती रहेंगी टाइम टू टाइम। तो रेगुलर बेसिस का मतलब ये है कि वीक में कम से कम एक 3 वीडियोस तो आने ही आने हैं। तो उसी सीरीज का आज से मैं पहला वीडियो शुरू कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो मैंने इकोनॉमिक्स पीवाईक्यू का डाला था, आप सभी को याद होगा। और आज मैं नेक्स्ट वीडियो डालने जा रहा हूँ। आज से हम शुरू कर रहे हैं इकोनॉमी की क्लास बाय क्लास। तो पहली चीज यहाँ पर हम शुरू करेंगे आज इकोनॉमी क्लास 1 से। और क्लास 1 में ऑब्वियस सी बात है, बात किस चीज की होगी? तो यहाँ पर बात होगी कि इकोनॉमी है क्या, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है, हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उन सब चीजों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पर जरूरी होती है वो हमारे सबके दिमाग में होती है कि आखिर हमको इकोनॉमिक्स पढ़नी है या हमको इकोनॉमी पढ़नी है ना। भाई ये सवाल तो सबके दिमाग में आता है कि भाई इकोनॉमिक्स पढ़नी है कि इकोनॉमी पढ़नी है। और जो भी पढ़ना है तो उन दोनों में फर्क क्या है, क्या फर्क नहीं है, इसके बारे में जानना सबसे जरूरी हो जाता है। देखिए, सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में वही फर्क होता है जो आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल में होता है। अर्थात जैसे इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है कि ये सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। इकोनॉमिक्स बेसिकली एक शास्त्र है, ये सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो आपके यूनिवर्सल होते हैं। सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर चेंजेस ना के बराबर होने। भाई यहाँ पर जैसा आपका इंडिया में होना है वही यूके में होना, वही यूएस में होना है। यानी कि चाहे किसी एकेडमिक सेक्शन में आप चले जाओ, चाहे किसी आप एकेडमिक कंट्री में चले जाओ, वहां पर जो इकोनॉमिक्स है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन सेम रहने हैं। तो ये फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं नेचर में। यूनिवर्सल होते हैं नेचर में मतलब ये होता है ये कंडीशन और सिचुएशन के हिसाब से चेंज नहीं होते। ये नहीं कि भाई सिचुएशन चेंज हो गई तो भाई इनका इफेक्ट चेंज हो जाएगा, कंडीशन चेंज हो गई तो इनका इफेक्ट चेंज हो जाएगा, नहीं। यहाँ पर सिचुएशन और कंडीशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसीलिए इकोनॉमिक्स की डिफिनेशन में कहा जाता है इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच डिफाइंस about the uses of the resources and about the conditions where where the utilization of resources can be done। यानी कि वो कंडीशंस के बारे में बताएगा, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताएगा जहां रिसोर्सेज का यूज किया जा रहा है, या हाउ द रिसोर्सेज कैन बी यूज, कि संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है, उसके बारे में वहां पर जानकारी प्राप्त हो रही हो। ये हमारा इकोनॉमिक्स का बहुत बेसिक सा फंक्शन होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इकोनॉमी की, तो देखिए इकोनॉमिक्स में तो आपने बता दिया भाई रूल्स एंड रेगुलेशन है, यूनिवर्सल है। लेकिन जब हम बात करते हैं इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी होती है व्यवस्था। क्या होती है? व्यवस्था होती है। अब हम सभी जानते हैं कि देखिए, शास्त्र अलग चीज है लेकिन व्यवस्थाएं अलग तरीके से काम करती हैं। व्यवस्थाएं डिपेंडेंट होती हैं सिचुएशन पे, व्यवस्थाएं डिपेंडेंट होती हैं कंडीशन पे, कि परिस्थिति क्या है, भौगोलिक क्षेत्र क्या है, जगह क्या है, किस हिसाब से काम करना है। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर क्या होती हैं, ये इकोनॉमी के अंतर्गत आती है। इसीलिए जब आप देखोगे तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो इकोनॉमी है वो आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच होती है। जो इकोनॉमी है वो आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच होती है टुवर्ड्स व्हाट? तो टुवर्ड्स द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स। यानी इकोनॉमिक्स या शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसका व्यवहारिक दृष्टिकोण क्या होगा, व्यवस्थात्मक दृष्टिकोण क्या होगा, वो हमारा अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी बता रही है। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। आप समझिएगा कि इकोनॉमिक्स यूनिवर्सल है, तो ये किसी ज्योग्राफी पे डिपेंड नहीं होती, ये किसी सिचुएशन पे डिपेंड नहीं होती। लेकिन जब इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमी ज्योग्राफी पे भी डिपेंड करती है, सिचुएशन पे भी डिपेंड करती है, कंडीशन पे भी डिपेंड करती है। तो इसीलिए यहां पर ये और ऑटोनॉमस रूप में, इंडिपेंडेंट रूप में पाई नहीं जा सकती। इकोनॉमी हमेशा किसी ज्योग्राफिकल एंटिटी के साथ ही लगाकर देखी जाएगी। जैसे इंडियन इकोनॉमी, यूपी इकोनॉमी, लखनऊ इकोनॉमी, दिल्ली इकोनॉमी, दैट मीन्स कि कोई ना कोई ज्योग्राफिकल एंटिटी इसके साथ अटैच्ड होगी, और उसी ज्योग्राफिकल एंटिटी अटैच होने के साथ ही साथ क्या होगा, यहाँ पर काम हो रहा होगा। ठीक है, तो जो भी आपका यहाँ पर इकोनॉमिक सिस्टम है वो आपका किसी ना किसी ज्योग्राफिकल एंटिटी के साथ अटैच होके आ रहा होगा। ठीक है, तो ये एक सबसे बेसिक डिफरेंस है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि व्हाट वी हैव टू स्टडी, डू वी हैव टू स्टडी इकोनॉमिक्स और डू वी हैव टू स्टडी इकोनॉमी। तो देखिए, हमको चाहे इकोनॉमिक्स हो चाहे इकोनॉमी हो, दोनों को पढ़ना है। हाँ, यहाँ पर जो सबसे मेजर चीज है वो ये है कि इकोनॉमिक्स को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि भाई कॉन्सेप्ट तो यही दे रहा है, तो कॉन्सेप्ट हम इसका लेंगे, लेकिन अप्लाई कहाँ करेंगे? अप्लाई करते हैं इकोनॉमी में। यानी कि हम यहाँ पर इसको सेग्रीगेट करके, अलग करके तो नहीं पढ़ सकते। ठीक है, हमें इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है और इकोनॉमिक्स का एप्लीकेशन पार्ट यहाँ पर इकोनॉमी में देखना है। यानी कि किसी ज्योग्राफिकल एंटिटी में अप्लाई करना है और उसका रिजल्ट देखने की कोशिश करनी है कि क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या उससे हमें सोल्यूशन मिल रहा है, क्या चीजें हमें वहां पर फायदा
दे रही होंगी। तो ये बेसिक डिफरेंस है इकोनॉमिक्स और आपका इकोनॉमी में। इज इट क्लियर? तो भाई यहाँ पर आपको यहाँ पर ये चीज समझनी पड़ेगी कि दोनों चीजों को साथ में लेके चलना है। हाँ, इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको एज इट इज अपने दिमाग में रखना, उसमें कोई भी बट नहीं लगाना, लेकिन जब अप्लाई करोगे तो उसमें कंडीशंस लगातार लगती चली जाएंगी। एग्जांपल दे देता हूं मैं। एग्जांपल जैसे मान लेते हैं, हमने कहा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होती है ना भाई, सब कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है भाई, ईमानदारी सच बात है, सच्चा धर्म होता है। अब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी को आप मान लेते हैं, बिल्कुल तन मन धन से मानते हो कि भैया हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम ईमानदार रहेंगे, हमेशा सच ही बोलेंगे, ठीक है, वेरी गुड। अब अचानक से क्या होता है, एक गरीब आदमी आपके पास या एक परेशान सा आदमी दौड़ता दौड़ता आता है कि भैया कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े, हमें छुपा लो। और वो कहता है अच्छा आप छुपाइए मत, हम छुप जाएंगे, आप बताइएगा मत कि हम यहाँ आए थे। अब आप ठहरे राजा हरिश्चंद्र कि हमको तो भैया ऑनेस्टी पसंद है, हम ईमानदार होते हैं, और वो 4 गुंडे पीछे पूछते हुए कि तुमने किसी लड़के को देखा, तुमने बता दिया कि वो देखो बैठा है। तो तुम्हारी ऑनेस्टी के चक्कर में किसी की तो लंका लग गई, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि ऑनेस्ट, नो डाउट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, लेकिन समय के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से कभी कभी हमें झूठ भी बोलना पड़ता है। सेम उसी तरीके से इकोनॉमिक्स की बात है भाई। हम सब जानते हैं कि इन्फ्लेशन आता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, बिल्कुल सही बात है, इन्फ्लेशन आता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है भाई, जो आपकी बेरोजगारी है वो कम होगी। लेकिन अभी करंट सिनेरियो देख लो इंडिया का, इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, लगातार महंगाई भागे जा रही, और अनएम्प्लॉयमेंट देखो तो वो भी अपने टाइम पीक पर चल रही है एक तरीके से भाई। तो कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिकल लाइफ आ गई तो यहाँ पर चीजें आ गई। वैसा नहीं है कि ये जो हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा ये गलत हो गया, ये गलत नहीं हुआ, प्रॉब्लम ये हो गई कि ये आइडियल कंडीशंस में रखा गया था, लेकिन इस पर बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई होती हैं जो थ्योरी में हमें नहीं समझाई जा सकती। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। आई होप अब ये आपको क्लियर होगा। क्लियर है डिफरेंस? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहां पर हम इकोनॉमिक्स के बारे में, डिफिनीशन के बारे में। डिफिनीशन क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, इसको पढ़ के चलते हैं, थ्योरीज का निर्माण करते हैं और आगे चल के धीरे धीरे चीजों को बढ़ाते जाएंगे, लिखाते जाएंगे। आप पढ़ते जाइए, समझते जाइए। इसकी पीडीएफ एज इट इज आपको वहां पर टेलीग्राम में मिल जाएगी और क्लास देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी बुक्स पढ़ोगे, बुक से क्लैरिटी आ जाएगी, उसके बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो अगर आप इकोनॉमिक्स की डिफिनीशन पे जाओगे, देखोगे कि भाई इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। तो इकोनॉमिक्स का जो मतलब होता है वो होता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों का इष्टतम प्रयोग, संसाधनों का इष्टतम प्रयोग, ठीक है। अब यहां पर एक चीज समझिएगा, मैंने हिंदी में बोला संसाधनों का इष्टतम प्रयोग और इंग्लिश में बोल रहा हूं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, तो ये डिफरेंस समझिए। दरअसल इकोनॉमिक्स की डिफिनीशन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ही हुआ करती थी। मैक्सिमम का मतलब होता है उच्चतम प्रयोग, लेकिन 1970s तक आते आते कहीं ना कहीं लोगों को ये समझ में आने लगा कि मैक्सिमम, ठीक है, यूटिलाइजेशन जो है कहीं ना कहीं अच्छी चीज नहीं है। इवन अगर हम मैक्सिमम को रिप्लेस करते हैं ऑप्टिमम से तो ज्यादा बेटर हो सकता है, यानी कि मैक्सिमम वाज रिप्लेस्ड बाय द वर्ड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। अगर हम बात करें कि आज के समय पे इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, तो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का इष्टतम प्रयोग, जो मैंने हिंदी में बोला। अच्छा, फर्क क्या है मैक्सिमम और ऑप्टिमम में? तो मैक्सिमम और ऑप्टिमम का क्या मतलब होता है, एक एग्जांपल समझाते हैं। मान लेते हैं आपको 7 लाइनें लिखनी थी। अब आपने A4 शीट देखा, A4 शीट आपके पास रखी थी, उसमें आपको 7 लाइनें लिखनी थी, आपने 7 लाइनें लिख दी। अब आपने देखा कि 7 लाइनें लिखने के बाद आपका आधे से ज्यादा पेज जो है वेस्ट हो गया, लेकिन भाई आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना, तो आपने क्या किया, 7 लाइनें लिख के इस पेज को डिस्कार्ड कर दिया। अब ये जो लास्ट का आधा बचा हुआ पेज था, ये वेस्ट ऑफ रिसोर्स हो गया ना भाई, इसका कोई काम तो आया नहीं। लेकिन अगर हम ऑप्टिमम की बात करते हैं तो ऑप्टिमम का मतलब होता है कि जितनी जरूरत है उस पूरी जरूरत को पूरा करो और रिसोर्स को अच्छे से यूज करो ताकि वेस्टेज मिनिमल हो। भाई आपको 7 लाइन लिखनी थी, आपने 7 लाइन भर का पेज ले लिया और उसको यूज कर लिया, रख दिया बाकी। तो दिस इज द डिफरेंस, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, उच्चतम प्रयोग और इष्टतम प्रयोग। यानी कि अधिकतम प्रयोग से कहीं ज्यादा बेहतर होता है कि आप क्या करो, इष्टतम प्रयोग करो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो, जो आपको लॉन्ग टर्म में क्या करेगा, अच्छा बनाएगा, आगे लेके जाएगा। भाई यही सबसे अच्छी चीज होती है, ठीक है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन से बेटर है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर इकोनॉमिक्स एक और चीज कहता है, इकोनॉमिक्स ये कहता है कि आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। अच्छा, रिसोर्सेज क्या कहते हैं? रिसोर्सेज ये कहते हैं कि जो कोई भी चीज जो किसी प्रोडक्ट को बनाने में
जो किसी सर्विस को देने में एज अ मीडियम यूज हो रही है, उसको हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्स की संज्ञा दे सकते हैं। यानी कि इट कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम टू क्रिएट एनी प्रोडक्ट, एनी आउटपुट। यानी कि कोई भी चीज को बनाना चाहते हैं, कोई भी चीज को क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए जो मीडियम यूज हो रहा है, हो सकता है एज अ रॉ मटेरियल यूज हो रहा हो सकता है एज अ लेबर यूज हो रहा हो, वो सारी चीजें हमारी रिसोर्स की डिफिनेशन के अंदर में आ जाती हैं। यही हमारा रिसोर्स होता है। अब इस रिसोर्स के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज जुड़ी होती है। इंटरेस्टिंग सी चीज ये होती है कि व्हेनेवर देयर इज अ रिसोर्स देयर इज अ स्कार्सिटी। देखिए, अभी आपको लगेगा कि ये कहां से रैंडम टर्म्स आ रहे हैं, तो देखिए पहला दिन है, पहला टॉपिक है, तो आपको रैंडमनेस दिख सकती है। धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी ये जो रैंडमनेस है वो खत्म होती जाएगी, जैसे आप आगे चैप्टर में बढ़ते जाओगे वो एक साथ इकट्ठे होते चले जाएंगे। अभी क्या है, पहला दिन है, तो आप देखते हो ना, मूवीज देखते हो, कहीं से कोई छुटा लिया, कहीं से कुछ छुटा लिया, बाद में वो जुड़ता है। तो ये हॉलीवुड की मूवी है। अभी हम रैंडम टर्म्स आपको बता रहे, बाद में एक साथ जोड़ के एक कहानी में आपको सब समझ में आने लगेगा। अच्छा, क्या पढ़ रहे थे, क्यों पढ़ रहे थे, कहां पढ़ रहे थे, समझ में आ रहा है? ओके, नाउ अब हम बात करते हैं स्कार्सिटी। भाई जब भी रिसोर्स की बात होती है, रिसोर्स के साथ जो टर्म ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है वो होता है स्कार्सिटी। भाई अगर आपका रिसोर्स है तो रिसोर्स के साथ स्कार्सिटी ऐड हो जाएगी। क्यों होती है स्कार्सिटी? तो स्कार्सिटी ये डिफाइन करती है कि देखिए, जो आपकी ह्यूमन डिजायर्स है, जो स्कार्सिटी है जो आपकी, वो बताती है कि आपकी जो ह्यूमन डिजायर्स हैं दे आर अनलिमिटेड। और इन अनलिमिटेड ह्यूमन डिजायर्स के पास, अनलिमिटेड ह्यूमन डिजायर्स के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। दरअसल इसी डिफरेंस को समझाती है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी इसी डिफरेंस को समझाती है। वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि देखिए, अगर आप बात करोगे रिसोर्स की, कभी भी बात करोगे रिसोर्स की, तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड, लेकिन जो ह्यूमन डिजायर है, जो मानवीय इच्छाएं हैं, वो अनलिमिटेड। भाई उनका कोई सर पैर थोड़ी है। आप आईएएस बनना चाहते हो, इफ यू वांट टू बिकम आईएएस, अब आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, बन जाओगे। शुरुआत में एसडीएम बनोगे, एसडीएम रहोगे तो आपका मन होगा आई वांट टू बिकम डीएम, डीएम बन जाओगे, यू वांट टू बिकम कमिश्नर, कमिश्नर बन जाओगे, यू वांट टू बिकम डायरेक्टर, ठीक है, जॉइंट डायरेक्टर, सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी। सो योर डिजायर्स आर अनलिमिटेड। आप लगातार क्या होगा, आपके अंदर डिजायर्स बढ़ती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, और आप चाहोगे कि हम अल्टीमेटली कैबिनेट सेक्रेटरी बने। इवन जब आप कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाओगे, देन यू आल्सो वांट टू बिकम अ मिनिस्टर, और कैबिनेट मिनिस्टर, सो समथिंग लाइक दैट। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई ह्यूमन डिजायर्स तो अनलिमिटेड है, और उनके कंपैरिजन में जो रिसोर्स है लिमिटेड है। और इसी अनलिमिटेड और लिमिटेड के बीच का जो गैप होता है, उसको कौन बताता है? उसको स्कार्सिटी समझाती है। तो स्कार्सिटी जो है इसी गैप को समझाती है कि ह्यूमन डिजायर्स अनलिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड है, इन दोनों के जो बीच का गैप है वो स्कार्सिटी को बताता है। और इसी स्कार्सिटी को ध्यान में रखते हुए जब रिसोर्सेज का यूज हम करते हैं, तो ये क्या बताती है? ये बताती है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। फिर अगेन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन क्या है? तो इट इज इकोनॉमिक्स। यानी कहने का मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स डिफाइंस द रिसोर्सेज, इकोनॉमिक डिफाइंस द यूटिलाइजेशन, इकोनॉमिक्स डिफाइंस द स्कार्सिटी। तो स्कार्सिटी समझ में आई, रिसोर्सेज समझ में आए? ओके ओके ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली चीज यहां पर होती है, भाई देखिए स्कार्सिटी है, अब स्कार्सिटी से निपटने का रास्ता भी ढूंढना पड़ेगा। देखो ऐसे तो काम नहीं चल सकता। अगर हमारे पास स्कार्सिटी है तो उससे भी तो निपटना पड़ेगा, वरना फिर जो डिजायर्स अनलिमिटेड है वो तो मर जाएंगी, और डिजायर्स मर जाए तो वो भी अच्छी चीज नहीं होती। तो जब भी देयर वाज अ स्कार्सिटी एंड देयर इज अ डिसबैलेंस बिटवीन द लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन डिजायर्स, ऑलवेज देयर विल बी अ चॉइस। यानी कि जब भी मानव असीमित इच्छाओं और सीमित संसाधनों के बीच एक अंतर आएगा, एक असंतुलन आएगा, वहां निर्माण होता है विकल्पों का, वहां निर्माण होता है चॉइसेस का। भाई ये समझ में आ रही है? वहां किसका निर्माण होगा? वहां निर्माण होगा चॉइसेस का। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, अगर आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, अगर आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, तो आप चाहोगे चलो ये नहीं तो ये सही। भाई आप आईएएस बनना चाहते हो, हर साल 5-7 लाख बच्चे आईएएस ऑफिसर का फॉर्म भर रहे हैं, और यूपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं, आईएएस ऑफिसर बनना चाह रहे हैं। ठीक है भाई, यूपीएससी का मतलब आईएएस ही है। अब आप कहोगे बताओ इनको ये नहीं पता है ना? ऐसा नहीं, यूपीएससी में जो भी बैठता है उसका पहला सपना होता है आईएएस ऑफिसर बनने का। तो अगर आप यूपीएससी में बैठ रहे हो, हर साल बच्चे 5-6 लाख बनना चाहते हैं आईएएस ऑफिसर, लेकिन अगर आप आईएएस नहीं बन सकते तो क्या? भाई आईएएस तो सीट 180 है, आपको बनना आईएएस ऑफिसर ही है। दैट मीन्स कि आपको यहाँ पर कुछ ऐसा ढूंढना होगा कि जो सेम, लगभग सेम सेटिस्फैक्शन को दे रहा हो। दैट मीन्स कि देखिए, सेम सेटिस्फैक्शन और लगभग सेम सेटिस्फैक्शन में छोटा सा डिफरेंस है। 100% एब्सोल्यूट सेटिस्फैक्शन तो नहीं मिलता, बट हाँ समहाउ अप टू दैट मिल जाता है, अप टू द मार्क मिल जाता है। आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते थे, आप आईएएस नहीं बन पाए, आईपीएस बन गए, ठीक है, लगभग सेम।
तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि अनलिमिटेड और लिमिटेड के बीच का जब डिफरेंस आएगा, देयर ऑलवेज बी अ चॉइस, देयर ऑलवेज बी अ चॉइस, यानी कि विकल्पों का निर्माण होगा। और यहां पर एक खास बात होती है, विकल्पों की एक खास बात होती है, इसकी फीचर होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि चॉइसेस आर नॉट एब्सोल्यूट। विकल्प अपने आप में संपूर्ण नहीं होते। मतलब जैसे एग्जांपल के लिए आपका चाय पीने का मन था, अब आपको कॉफी दी गई है। नो डाउट लगभग लगभग एक दूसरे के सब्सटीट्यूट यूज होते हैं, बट कहीं ना कहीं जो सेटिस्फेक्शन आपको चाय पी के मिलता है वो कॉफी पी के नहीं मिलेगा। यू वॉन्ट टू बिकेम एन आईएएस ऑफिसर एंड यू बिकेम एन आईपीएस ऑफिसर, so no doubt IPS is also a really good job, not only a job, it is basically a reputed position in Indian administrations। ठीक है, आप एसपी होते हो, आप कप्तान होते हो जिले के, ये सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टिल यू हैव नॉट बिकम एन आईएएस ऑफिसर, और आपके अंदर एक कहीं ना कहीं एक पर्सनल डिससेटिस्फेक्शन रहेगा, आपके अंदर असंतुष्टि रहेगी। तो वही चीज यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो चॉइसेस होती हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होती, जो चॉइसेस होती है एब्सोल्यूट नहीं होती, स्टिल ये कहीं ना कहीं, ठीक है, सेम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करा रहे होते हैं, सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। तो ठीक है, काम चला लेता है आदमी, खुश हो लेता है, और खुशी ही अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट होती है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक बेसिक होता है जो आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए कि हाँ भाई, अगर हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स के बारे में तो ये बेसिक चीजों के बारे में हमको पता होना चाहिए। ठीक है, हमने आपको इकोनॉमिक्स की डिफिनेशन से शुरू किया, इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है, स्कार्सिटी क्या है, रिसोर्सेज क्या है, चॉइसेस क्या होती हैं, चॉइस का फीचर क्या है, ये बता दिया मैंने आपको। तो आज हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम चॉइसेस से ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जब भी चॉइसेस होती हैं देयर इज अ कॉस्ट, तो उस कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बारे में, और भी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में, है ना। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और बेटा अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और भाई वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि आपके शेयर से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, और समझ में अगर आ रही हो तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, हम आपको लगातार क्लासेस में चीजें बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। तब तक नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, और शब्द